सर, स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट केवल लंग्स या हार्ट तक सीमित नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एजिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। जो 26 का है वो 36 का दिख रहा है। तो क्या ये साइंटिफिक फैक्ट है? डेफिनेटली। अब तो बहुत सारी स्टडीज हैं, दे टेल कि एवरी सिगरेट रिड्यूसेस योर लाइफ बाय 15 मिनट्स। तो ऐसा कोई केमिकल होता है कि सिगरेट में जिससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है? बिल्कुल। जो इसमें निकोटीन कंपाउंड है वो हमारे ब्रेन की डोपामिन को बढ़ाता है। डोपामिन इज अ हैप्पीनेस क्रिएटिंग हार्मोन। टीबी किसी में भी हो सकता है। इनफैक्ट 40 to 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में टीबी का बैक्टीरिया कभी ना कभी बॉडी में गया है। Hello everyone and welcome to another episode of Voice of Value, the podcast where we bring you conversations that truly matter, especially related to your health. So हमारे podcast का मेन पर्पस है कि हम आप सभी तक नॉलेज पहुंचाएं फ्रॉम टॉप एक्सपर्ट्स टू हेल्प यू ग्रो इन लाइफ, टू एजुकेट एंड इंस्पायर यू। एंड आई ट्रूली वांट कि आज का ये एपिसोड हर कोई देखे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हवा की, हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की, लंग हेल्थ की ओवरऑल। सो खुद की बॉडी को जानो, खुद के लाइफस्टाइल के इम्प्रूव होने के तरीकों को जानो, वो भी एक टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर से। सो वी आर वेरी ग्लैड टू हैव विद अस डॉक्टर ईशान गुप्ता, वन ऑफ द लीडिंग पल्मोनोलॉजिस्ट at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. Sir, we are very happy to have you with us. Thank you. Thanks for the invitation. Thanks for the invition. सर, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक स्टैट से स्टार्ट करना चाहूँगी। एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है विच लिटरली शॉक्ड मी, विच से ब्रीदिंग किल्स। यस लिसनर्स, यू हर्ड मी राइट, ब्रीदिंग किल्स। आज हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हर दिन हज़ारों लोगों की मौत हो रही है सिर्फ और सिर्फ एयर से, एयर पॉल्यूशन से। जिस हवा को हमारे जीने का कारण बनना चाहिए वो धीरे धीरे हमारी मौत का कारण बनती जा रही है। एंड आई थिंक इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड देयर इज़ नो बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट इट रेदर देन यू। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? डेफिनेटली। लास्ट कुछ सालों से हम देख रहे हैं, लास्ट डिकेड से वी आर सीइंग कि अ लॉट ऑफ पोल्यूशन रिलेटेड लंग प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। COPD, एस्थमा, लंग कैंसर, ऑल दीज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। पहले हम जहाँ पे लंग कैंसर के बहुत कम केसेस अपनी OPD में देखते थे, आजकल उनका नंबर मैं बोलूँगा डबल से ट्रिपल हो गया लास्ट 5 to 7 ईयर्स में। रीज़न बीइंग लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉल्यूशन। जिस तरीके से पॉल्यूशन लास्ट कुछ सालों में बढ़ा है, बहुत ही उसके ड्रास्टिक साइड इफ़ेक्ट्स हमारे हेल्थ पे, नॉट ओनली लंग्स, इवन ऑन हार्ट, ब्रेन, किडनीज, सब पे उसका साइड इफ़ेक्ट हम देखने को हमें मिल रहा है आजकल। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ग्रोइंग एंड वेरी सीरियस प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगेन एयर पॉल्यूशन इज़ द लीडिंग कॉज एंड प्रॉब्लम्स बहुत सारी बीमारियों का। सर, एक WHO की रिपोर्ट आई थी 2018 में जिसमें कहा गया है कि मलेरिया, डेंगू, एड्स, HIV, इन चारों को मिलाकर भी इतनी डेथ नहीं होती जितनी खाली एयर पॉल्यूशन से होती है। हम सब एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, बट सर हम कैसे एक जागरूक नागरिक के रूप में कैसे इससे बच सकते हैं? क्योंकि हम हाई लेवल गवर्नमेंट से तो नहीं कर सकते, पर अपनी साइड से क्या एफर्ट करा सकते हैं? बेसिकली इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत है। ये किसी एक के करने का काम नहीं है। इसमें हमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, प्लस कुछ हमें ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है सेंट्रल लेवल पे जिससे हम इन सब चीज़ों को कम कर सकें। जैसे कि हमने दिल्ली NCR में हर बार हम विंटर्स में सुनते हैं कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, पराली जलाने से बढ़ गया है, वहीकुलर पॉल्यूशन से बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो जो स्टेप होगा वो गवर्नमेंट लेवल पे होगा कि कुछ ऐसी हम पॉलिसीज़ बनाएं जिससे उस टाइप का पॉल्यूशन हम रिड्यूस कर पाए। जो हमारे लेवल पे हम कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंटली उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन पे हम अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलने की ज़रूरत है तो N95 मास्क पहन कर निकले, नॉर्मल मास्क नहीं, N95 मास्क पहन कर निकले, क्योंकि उसमें जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम नैनोग्राम, 5 to 10 माइक्रोग्राम, पिकोग्राम के हम बात करते हैं, वो हमारे लंग में से फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, जिसको एक N95 मास्क ही बचा सकता है। और ख़ासकर बुज़ुर्गों को और बच्चों को उस टाइम पे बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकलना भी है तो N95 मास्क लगा के चलिए,
प्लस कुछ डाइटरी चेंजेस, हेल्दी डाइट, लेस पैकेज फूड्स, क्योंकि उसमें सल्फाइड होता है, उसको हमें कम करना है। विटामिन सी रिच डाइट को हम ले सकते हैं, उसको हमें अपने डाइट में बढ़ाना है। ये सब मेजर्स हैं जो हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। प्लस एक्सरसाइज, ये भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जिससे हम अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज प्लस प्रिकॉशंस, नो स्मोकिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन एज फार एज पॉसिबल, ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं जिससे हम अपनी लंग्स की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। वेरी वेल सेड सर, आई टोटली एग्री विथ यू। सर आपने N95 मास्क के बारे में बताया, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। सर कुछ लोग क्या करते हैं, N95 मास्क पहन के जॉगिंग पे चले जाते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो सर ये क्या सही है कि मास्क पहन के आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसमें आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। एक्चुअली तो हम जो N95 मास्क बने हैं ये सिर्फ एक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बने हैं। अब हम जब बाहर निकलते हैं तब भी हम थोड़ा सा एक्सर्ट करते हैं तो बॉडी में हमारा रेस्पिरेटरी रेट, कार्डियो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉडी के एनर्जी रिजर्व सारे उसको कंज्यूम करने में लग जाते हैं। ऐसे में अगर जो हम और बॉडी को वर्कआउट करेंगे या भागेंगे, रनिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो डेफिनेटली एक एग्जॉशन का रिस्क है। प्लस और ख़ासकर जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उसमें हमने देखा कई पेशेंट साइकिलिंग करते हुए फेंट हो गए हैं, एक्सरसाइज करते हुए फेंट हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो हमें अवॉइड करना चाहिए। माइल्ड वॉकिंग तक ठीक है, बट हैवी एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज हमें मास्क लगा के नहीं करनी चाहिए, स्पेशली N95 मास्क। ओके सर। सर एयर प्योरीफायर भी बहुत टाइप के आते हैं मार्केट में, हम अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे अभी तो एक 5,000 का आएगा, एक 10 का आएगा, 1 लाख का भी आएगा, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा एयर प्योरीफायर लेना चाहिए? और कुछ लोग क्या सोचते हैं, उसको घर पे लगा दिया अब हम सेफ हैं, लाइफ लॉन्ग चलता है क्या वो, या फिर उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है? नहीं, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमारे पास एयर प्योरीफायर्स की रिपोर्ट्स आई हैं, जितनी भी स्टडीज़ आई हैं, किसी भी स्टडी में अभी तक हम ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं कि इसके बहुत ही गुड बेनिफिट्स हैं या कि ये हमें पॉल्यूशन से टेम्परेली तो बचा लेता है, कि इसके लॉन्ग टर्म हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे। अभी तक हमारे पास कोई इतनी अच्छी कोई स्टडी नहीं है इसके बारे में। बट हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि जो पेशेंट्स रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं जो कि घर में ही ज़्यादा टाइम रह रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है, जब हम बाहर निकलेंगे अगेन वी आर एक्सपोज टू पोल्यूशन, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो चला जाएगा। वो सिर्फ हम 3-4 घंटे जब घर पे हैं, जिसने ऑफिस में मीन्स अपना टाइम स्पेंड करना है या बाहर निकलना है, तो फिर दोबारा पॉल्यूशन को एक्सपोज होंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पर जिन पेशेंट्स में या बच्चों में, छोटे बच्चों में जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनमें डेफिनेटली हमने देखा गया कि हो सकता है कि उनमें ये फ़ायदा करे। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कौन सा एयर प्योरीफायर लेना चाहिए, सबसे पहले एयर प्योरीफायर का कंपनी आप कोई भी ले लीजिए, बट उसमें आपको ये देखना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। हर एयर प्योरीफायर की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितने एरिया को क्लीन कर पाता है। तो जब भी आप एयर प्योरीफायर खरीदने जाएँ तो सबसे पहले ये पूछिए कि कितने एरिया को क्लीन करेगा। लोग क्या करते हैं, एक मान लीजिए 250 गज के घर में, 350 गज के घर में एक प्योरीफायर रख दिया और दे थिंक कि अब हमारा घर पूरा प्योरीफाई हो गया, हमें इसको अब ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, आपको उसको कंटिन्यू चला के रखना है। सेकंड चीज़ कि आपको उसका एरिया जो डिफाइन है, जैसे मान लो 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट अगर जो क्लीन कर पाता है तो उसी एरिया में उसको रखिए। बाकी आपको अपने डोर्स और विंडोज़ टाइम पे क्लोज रखनी है। आप उसको एसी के साथ भी चला सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो ऐसे फिल्टर्स भी आ रहे हैं एयर प्योरीफायर जो एसी में ही डायरेक्टली फ़िल्टर आउट होकर लग जाते हैं, जिससे कॉन्टीन्यूस जब एसी चलेगा तब तक वो फ़िल्टर आउट करता रहेगा। पर इसीलिए मैंने अगेन वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एरिया डिफाइन करना है हमें, उस एरिया को हमें एनक्लोज रखना है। तो आपको एक, अगर पूरे घर को कवर करना है तो आपको 4 से 5 एयर प्योरीफायर रखने पड़ेंगे जो कि कॉन्टीन्यूसली चलते रहने चाहिए, जिसमें आपके विंडोज़ और वो बंद रहने चाहिए, दरवाजे। सर हमने एक बार एयर प्योरीफायर ले लिया तो वो लाइफ लॉन्ग चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका फ़िल्टर ब्लॉक होगा, वो आप अपनी कंपनी से आपको पूछना है कि इसका फ़िल्टर कितने टाइम चलेगा। जो यूजुअली एयर प्योरीफायर अभी मार्केट में है वो 1 से 2 सीज़न की वो गारंटी लेते हैं, तो मोस्ट लाइकली आपको नेक्स्ट ईयर उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। जो उसकी लाइफ है वो अराउंड 3 to 6 मंथ्स होती है। तो अगर आप सर्दी के पीरियड में जब ज़्यादा पोल्यूशन होता है उसको यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट सीज़न आपको डेफिनेटली उसको चेंज कराना पड़ेगा फ़िल्टर को। ओके सर। हाँ। सर इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने इंडिया में ही ज़्यादा सुना है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। क्या होता है, जो
हार्मफुल गैसेस होती हैं कुकिंग से होती हैं, तो इसके लिए कोई प्रिवेंशन है या फिर ये भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो इंडोर एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं कुकिंग की, जो वो चूल्हा स्मोकिंग होती थी, आजकल तो मोस्टली जैसे हम देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे चूल्हा स्मोकिंग बंद होती जा रही है, वुड बर्निंग बंद हो गई है, तो वो वाली पॉल्यूशन डेफिनेटली कम हो गया। बट जिन घरों में अभी भी वो प्रैक्टिस हो रही है, हमें यही करना चाहिए, सबसे पहले उसको बंद करना चाहिए। नॉर्मल जो हमारी LPG है उस पर हमें जल्दी से जल्दी स्विच करना चाहिए। जो और इंडोर एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं लाइक पेंट्स हैं या कोई मॉइस्चर है हमारी दीवारों पे जो हमें दिखता है वॉल्स पे, दे आर ऑल सोर्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। उससे हमारे अस्थमा, COPD वो सब एग्रेवेट हो जाता है। तो जो वो वाले सोर्सेज है, डैम्पन वॉल्स हैं, मॉइस्चर है, उसको भी हमें कट आउट करना है। ओके सर, हमने स्मोकिंग के बारे में बहुत सुना है, इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। पैसिव स्मोकिंग क्या है और ये कैसे इफेक्ट करती है और इसका क्या लिंक है स्मोकिंग से? अगर एक इंसान स्मोक कर रहा है और सबके सामने कर रहा है, सबके साथ कर रहा है। एक्चुअली बहुत सारी स्टडीज़ तो पहले ये आई थी कि पैसिव स्मोकिंग इज़ इवन मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग इज़ कि जो लोग आपके पास बैठे हैं, जो लोग स्मोक कर रहे हैं, उनके आसपास बैठे हैं, उनको भी वो जो स्मोक उसका उड़ता है वो उनको इनहेल करना पड़ता है। दैट इज़ नोन एज पैसिव स्मोकिंग। अब इसमें यह जो पेशेंट या जो बंदा जो इनहेल कर रहा है वो तो फिल्टर आउट सिगरेट इनहेल कर रहा है, तो जो जल के सिगरेट का बट जल के जो रिलीज़ हो रहा है वो अनफिल्टर्ड है। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ कार्सिनोजेंस हैं, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, वो उसमें ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिगरेट स्मोक विच इज़ गोइंग इनटू द लंग्स ऑफ द पेशेंट हु इज़ स्मोकिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ मोर कार्सिनोजेनिक। बट जो ओवरऑल स्टडीज़ आई हैं वो ये बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट उतना हार्मफुल तो है जितना कि एक पेशेंट स्मोक कर रहा है। तो हम ये नहीं सोचने चाहिए कि हम स्मोक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठे हुए हैं तो ये हमें इफेक्ट नहीं करेगा। उतना ही रिस्क जितना कैंसर का उस पेशेंट को है, उतना ही रिस्क आपको है जो उनके आसपास लोग बैठे हुए हैं। मतलब अल्कोहल से सिर्फ हम अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, पर स्मोकिंग से हम अपने चारों तरफ भी नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, कितनी बार पूछा जाता है जो स्मोक करते हैं उनसे कि तुम क्यों करते हो स्मोक, क्या रीज़न है? उनके दिमाग में आता है कि इससे हमें किक मिलती है, हम स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, हमारा ट्रॉमा भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा कोई केमिकल होता है कि सिगरेट में जिससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है? बिल्कुल। जो इसमें निकोटीन कंपाउंड है वो हमारे ब्रेन की डोपामिन को बढ़ाता है। डोपामिन इज़ अ हैप्पीनेस क्रिएटिंग हार्मोन। तो वो उनको टेम्परेरी सोर्स ऑफ, जब उनको हैप्पीनेस मिलती है और जब उसके बाद उनको आदत पड़ जाती है, फिर वो उसको बार बार किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, किसी भी एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि इनिशियली जब भी स्मोकिंग शुरू होती है दैट इज़ अंडर पीयर प्रेशर। जो अपने आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, वही बोलते हैं कि पी लो, देखो अच्छा लगेगा। इनिशियली जो फर्स्ट टाइम सिगरेट पीता है उसको पूछो आप कभी, उसको अच्छा नहीं लगता है। बट ओनली थिंग इज़ बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर की सब पी रहे हैं कि कूल लगता है कि मुझे भी ये शुरू करना है, तो उस वजह से सब शुरू कर देते हैं। बाद में वो निकोटीन की वजह से हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है, फिर ब्रेन को उसकी आदत पड़ जाती है। एंड आई विल टेल यू कि निकोटीन इज़ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस ऑन अर्थ राइट नाउ। जो टॉप 5 एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं उसमें से निकोटीन इज़ वन अमंग द 5। तो उसलिए ही उसको छोड़ना बाद में बहुत ही उस पेशेंट के लिए, पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए स्टार्ट ही मत करिए ताकि आप उस लेवल तक ना जाएं कि आपको उस कंडीशन से जूझना पड़े और आगे फिर उसके हेल्थ के साइड इफ़ेक्ट्स आपको करना। जैसे आपने बताया एडिक्शन हो जाती है, तो कोई अगर सच में चाहता है इस एडिक्शन से दूर होना तो वो कैसे होए, अपने दिमाग को कैसे समझाए? या ऐसा भी हो सकता है कुछ और प्रोडक्टिविटी में दिमाग लगाए जिससे उसे किक मिलती है, वो ज़रूरी नहीं कि स्मोकिंग से ही उसे किक चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले स्मोकिंग सीजेशन के लिए हम यही बात करते हैं कि सबसे पहले विल पार होना सबसे ज़रूरी है। अगर जो वो खुद ही कन्विंस नहीं है कि मुझे स्मोकिंग क्विट करनी है, तब तक उसकी सिगरेट को कोई नहीं छुड़वा सकता। जब पेशेंट विलिंग होगा, विल पावर होगी, वो खुद बोलेंगी हाँ अब मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, फिर हमें उसके साथ देखना है फैमिली सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड मेडिकल सपोर्ट। ये तीनों सपोर्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजिकली हमें एक साइकोलॉजिस्ट से पेशेंट को मिलवाना है कि जिनको टाइम टू टाइम उसके बार बार उनको एजुकेट करेगा, जो कि आपको इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, छोड़ने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। टाइम टू टाइम जब पेशेंट को रीअश्योरेंस मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल बी मोर मोटिवेटेड कि हाँ मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। फैमिली को भी
ध्यान रखना है, उसको परेशान नहीं करना है। जो भी उसको साइड इफ़ेक्ट्स उसको फेस करने पड़ रहे हैं उसके साथ उसकी हेल्प करें, मेडिसिनल हेल्प लें। मेडिसिन्स में आजकल मैं आपको कहूँगा बहुत ऐसी हमारे पास मेडिसिन्स आ गई हैं जिससे बहुत इजी हो गया स्मोकिंग विड्रॉ करना। अभी पहले वाला चीज़ नहीं है कि अगर कोई छोड़ना चाहे तो भी बहुत टाइम लगेगा उसको। विदिन 4 to 6 weeks to 3 months बिल्कुल स्मोकिंग हम सजेशन के लिए अगर जो कोई हमारे पास आता है हम उसकी हेल्प करके उसकी स्मोकिंग बिल्कुल छुड़वा सकते हैं। ऐसी मेडिसिन्स है हमारे पास आजकल, प्लस फैमिली सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ उस टाइम को हम और भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर स्मोकिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं, आजकल जेनजी में नया ट्रेंड आया वेप का, और उनका मानना है कि ये इतना हार्मफुल नहीं होता सिगरेट से, और वेप वाली जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी उसको अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चर करती हैं, विजुअल अपीलिंग बनाती हैं, छोटे छोटे साइज में होता है, फ्लेवर्स होते हैं उनमें, तो उनको लगता है कि इतना हार्मफुल नहीं है। क्या वो हार्मफुल नहीं होता? ये सबसे बड़ा एक्चुअली हमारा मिथ है। हमारी सारा यूथ जो वेपिंग जब से इंट्रोड्यूस हुई है इट वाज कि सिर्फ उसमें ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उसमें जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं वो थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू सिगरेट, बट जो उसमें निकोटीन का अमाउंट है वो बेसिकली है तो वो निकोटीन ही, कि वो हमें स्मोकिंग हटाने के लिए कि सिर्फ निकोटीन की आदत हम धीरे धीरे छुड़वा सकें वो इसलिए है। लेकिन वो इतना ट्रेंडिंग और वो इतना उन्होंने कूल बना के बेचना शुरू कर दिया है कि सिगरेट से हटके वो कईयों को तो वेपिंग की लत लग जाती है। वो वेपिंग इतना कंटिन्यू करने लग जाते हैं कि उनको मतलब जितना निकोटीन वो सिगरेट स्मोकिंग में ले रहे थे उससे ज़्यादा निकोटीन वो वेपिंग में ले रहे हैं, तो वो छोड़ने के बजाय उल्टा वो हमें उसको छुड़वाना ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उतने ही उससे ज़्यादा आ जाते हैं इनफैक्ट सिगरेट स्मोकिंग से, जितना है कि एक नॉर्मल अगर 4-5 सिगरेट स्मोक कर रहा हो वेपिंग में वो इतना ज़्यादा निकोटीन कंटेंट अपनी बॉडी में ले लेता है, वो उसको साइड इफ़ेक्ट्स और जितने COPD लंग कैंसर के रिस्क हैं और ज़्यादा उल्टा बढ़ जाते हैं। सर वेपिंग में भी ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे सामने वेपिंग कर रहा है और हम पास में बैठे हम केमिकल कंज्यूम करेंगे? बिल्कुल इट इज सेम एज सिगरेट ओनली। ओके सर, सिगरेट में फिर भी कंपनीज हैं जहाँ पे आपने बताया फिल्टर भी होती हैं, तो वेप तो आई गेस हर घर में लोग खुद भी बनाने लग गए हैं, तो तभी इसीलिए एक्चुअली लास्ट तो 4-5 इयर्स में गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिस्करेज्ड, उन्होंने ही बोला है और उन्होंने बैन भी कर दिया कि वेपिंग राइट नाउ इज़ नॉट लीगल। जो भी वेपिंग आ रही है वो कंपनीज कुछ और कह के बेच रही हैं या फिर इलीगली बेच रही है, वो मिल आराम से रहे सबको पता है, बट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट लीगल राइट नाउ, और वो धीरे धीरे हो सकता है और स्ट्रिक्ट इसके ऊपर बैन लगाए ताकि वो मिलना भी बंद हो जाए। सर टोटली सबका नुकसान है, चाहे हम वेप कंज्यूम करें, सिगरेट करें या हुक्का करें। डेफिनेटली अभी आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारा हुक्का लेके हमारे माइंड में बहुत बड़ा एक मिथ है कि उसमें एक वाटर फिल्म होती है जिसमें सब कुछ फिल्टर होके चला जाता है, तो हमें उसमें कम केमिकल्स इनहेल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, जो वाटर फिल्म है वो जस्ट उसको थोड़ा कूल डाउन कर देता है। इनफैक्ट एक नॉर्मल स्मोकर जब एक सिगरेट स्मोक करेगा तो 1 या 2 पी के वो रुक जाएगा। एक सेशन ऑफ हुक्का स्मोकिंग में वो इतना निकोटीन और इतने केमिकल्स इनहेल कर लेगा जो कि ऑलमोस्ट 7 to 10 to 8 to 10 सिगरेट्स के बराबर है। तो हुक्का स्मोकिंग इज ऑल्सो एज बैड एज स्मोकिंग ओनली, और वो वाटर फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा मिथ है। एंड हुक्का इज आल्सो बैन इन मेनी कैफेज, बट फिर भी छुप छुप के हो ही जाता है सर। बिल्कुल एग्जैक्टली। सर हमारी बॉडी क्या साइन देती है कि अगर हम ज़्यादा वेप कंज्यूम कर रहे हैं, हुक्का वगैरह, तो हमें क्या साइन मिलते हैं, अर्ली साइन जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए? सबसे जो पहला साइन आता है विद इन 2 to 3 days या 4 to 5 days 1 week के विद इन ही लेथार्जी फील होने लगेगी पेशेंट को। उनको लगेगा कि मेरी बॉडी में एनर्जी कम है, जब वो सुबह उठेंगे लेथार्जिक सा फील होगा, लेस ऑफ एनर्जी फील होगा, उनको दिन भर में थका थका महसूस होगा। और सेकंड सिम्टम जो आएगा गले की खराश, जैसे कि एलर्जी में हमारे गले में थोड़ी खराश रहती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की खांसी रहती है, उसको वो वाले सिम्टम सबसे पहले आएंगे। दीज आर ऑल साइंस कि जो हमारा म्यूकोजा है वो स्मोकिंग की वजह से इरिटेट हो गया है, जो कि हमें जो ये इनिशियल कफ है दिस इज़ इनिशियल साइन कि यहाँ हमारी बॉडी में इसके इफेक्ट आने शुरू हो गया है। तो लैक ऑफ एनर्जी, लेथार्जी एंड कफ, राइनाइटिस, दीज आर ऑल अर्ली सिम्टम्स जिससे हमें पता लगता है कि हाँ अभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। सर स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट केवल लंग्स या हार्ट तक सीमित नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि एजिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, जो 26 का है वो 36 का दिख रहा है, बिल्कुल स्किन लूज होने लग जाती है, तो क्या ये साइंटिफिक फैक्ट है? डेफिनेटली। अब तो बहुत सारी स्टडीज हैं दे टेल कि एवरी सिगरेट रिड्यूसेस योर लाइफ बाय 15 minutes।
तो ये तो एक पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें भी उन्होंने ये मेजर किया है कि दिस कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि हाँ कि 15 मिनट लाइफ के कम हो जाते हैं। एंड जैसे आपने बोला कि सिर्फ हार्ट और लंग्स नहीं, इवन ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क इसमें बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक, आर्टरीज जो हमारी पैर की आर्टरीज हैं वो क्लॉग हो जाती हैं, जिसको हम बर्जर्स डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें लिम्स फिर बाद में बहुत सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें फिर बाईपास ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है हमें आर्टरीज की, वेंस की। तो वो भी एक इसके साइड इफ़ेक्ट हैं अदर देन लंग्स एंड हार्ट। सर पिछले 20-22 साल से फीमेल स्मोकिंग भी बहुत राइज हो रही है, और जिसके वजह से हमें सुनने में आता है काफ़ी मिसकैरेजेस के इशू होते हैं, इनफर्टिलिटीज़ के इशू होते हैं, और जो बेबीज़ बॉर्न भी होते हैं उनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है। तो सर क्या टेक है आपका? डेफिनेटली अगेन मैं ये बोलूँगा कि जो रीज़न है बढ़ने का वही कूलनेस फैक्टर है, पीयर प्रेशर। अब बहुत कॉमन हो गया, सबको लगता है कि स्मोकिंग इज़ वेरी कूल। वो कूलनेस क्वेश्चन जब से बढ़ गया है स्मोकिंग रिलेटेड, तो हम मूवीज़ में देखते हैं, सब मूवीज़ में देख के, बाकी लोगों को देख के, वेब सीरीज़ में देख के सबको ये हो गया कि ये तो बड़ा कूल लगता। तो इस चक्कर में जो लड़के करते थे अब साथ में लड़कियों ने भी शुरू कर दिया है। तो वही है कि डेफिनेटली ये तो हमने जैसे आपने बताया मिस कैरेजेस, बाकी और स्टिल बर्थ, फर्टिलिटीज़, इसका भी हमने बहुत ज़्यादा कुछ लास्ट 5 to 7 ईयर्स में रैपिड राइज दिखा है। सर पहले फिर भी वुमेन को प्रॉब्लम होती थी, तो अगर उनका हस्बैंड स्मोक करता है या घर में कोई स्मोक करता है उसकी वजह से होती थी, बट अब तो वो डायरेक्ट ही कंज्यूम करने लग गई हैं। तो ये कूल बनने का कूल क्वेश्चन है, इसको ही वही है कह रहा हूँ। जैसे अभी बॉलीवुड में डायरेक्टली एक बार बीच में गवर्नमेंट का प्रपोजल आया था कि आप इसको ऑन स्क्रीन ये बंद होनी चाहिए स्मोकिंग सिचुएशन। अब वो नीचे वार्निंग तो आने लगी है बट स्टिल बंद नहीं हुई है। तो आई थिंक वो उस लेवल पे वो करना, बहुत प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे अवेयरनेस लोगों में आए कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट कूल। ये आपको धीरे धीरे एक बहुत बड़ी बीमारी की तरफ धकेल रही है। एग्जैक्टली सर मैं थोड़ा सा टीबी के बारे में बात करने चाहती हूँ। इसका कॉज क्या है, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अर्ली साइंस इसमें क्या होते हैं? टीबी एक ऐसी बीमारी है, बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जैसे बाकी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, बाकी निमोनिया होते हैं, उसी तरीके से ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह है। इसके साइंस भी जो नॉर्मल इन्फेक्शन के, निमोनिया के, चेस्ट इन्फेक्शन के साइंस है वहीं आएंगे। फीवर, कफ, स्पूटम, बलगम आना, कभी कभी बलगम में खून आना, या फिर वेट लॉस, ये सारे साइंस हैं जो कि इनिशियल हमें टीबी के बारे में बताता है। जैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत इस पे एम्फेसाइज किया है कि मोर देन 2 वीक्स का कफ, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद आपकी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए, खांसी अभी भी ठीक नहीं हो रही है, बुखार आपका 10 दिन के बाद भी परसिस्ट कर रहा है, दीज आर ऑल साइंस कि आपको टीबी हो सकता है। या खांसी में ब्लड आना, दीज आर ऑल साइंस कि आपको टीबी हो सकता है, जिसके लिए आपको तुरंत अपने चेस्ट डॉक्टर से या पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। सर अभी क्योरेबल है, मतलब ठीक हो जाता है? डेफिनेटली क्योरेबल है। टीबी अब ऐसा नहीं रहा है कि इंडिया में जैसे 1980s 70s में होता था, जब हमारे पास बहुत ही कम दवाइयाँ थी। 69 में 70s में जब ये मेडिसिन आनी शुरू हुई हैं, 82 के बाद तो हमारे पास इतनी सारी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे हम टीबी को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। नहीं तो पहले ज़माने में बोलते थे जिसको टीबी हुआ है उसको पहाड़ों पे भेज दो, वहाँ पे उसका टीबी इम्यूनिटी धीरे धीरे उसको सप्रेस कर देगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में वो रह रहा है, अगर वो खांस रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है दूसरों तक। क्या सच में? बिल्कुल होता है। जो लंग्स का टीबी है, जो लंग्स के अंदर है, वो खांसने से, स्पूटम से एक दूसरे को भी स्प्रेड होता है। और टीबी भी आजकल 2 टाइप्स के जो हम देखते हैं, ड्रग सेंसिटिव टीबी एंड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, दोनों ही क्योरेबल हैं। अब तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में भी पहले हमें इंजेक्शंस देने होते थे, उसका ट्रीटमेंट 18 to 24 मंथ्स चलता था, 1.5 से 2 साल चलता था, उसमें भी बहुत हाई मोर्टेलिटी होती थी, और उसका पेशेंट को लगवाने में भी बहुत प्रॉब्लम है। 3 मंथ्स तक लगातार इंजेक्शन लेना ही बहुत मुश्किल था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ड्रग सेंसिटिव टीबी है, जो बैक्टीरिया जो मैं बता रहा हूँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो सेंसिटिव मीन्स जो नॉर्मल दवाइयाँ 3-4 दवाई टीबी की होती हैं उनको सेंसिटिव है। ड्रग रेजिस्टेंट मीन्स जो 2 दवाई हमारी टीबी की हैं, जो नॉर्मल फर्स्ट लाइन टीबी ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, उन 2 दवाइयों को जब वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है तो हम उसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, जिसका इलाज पहले के ज़माने में 1.5 से 2 साल का होता था। जो लास्ट 3-4 ईयर्स में उसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। 2 ऐसी ड्रग्स हैं, बिडाकोलिन और डेलामिनेट, जो नई डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है अगेन वो रिड्यूस होकर 11 मंथ्स हो गया, और वो ऑल टैबलेट वाला
पूरा रिजीम हो गया है रेदर देन इंजेक्टेबल, जिसमें पहले हमें 3 महीने इंजेक्शन देना होता था, बाकी 18 मंथ्स या 24 मंथ्स गोलियां चलती थी। अब वो इंजेक्शंस कम्प्लीटली हट गए हैं, आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं 9 से 11 महीने में। जो मोर्टेलिटी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की होती थी वो भी बहुत लो आ गई है। तो अगर जो अर्ली डिटेक्ट किया जाए, सही से ट्रीट किया जाए, टीबी आजकल के टाइम में कोई ऐसी महामारी नहीं है जिसकी वजह से कि मौत हो और पेशेंट बच ना सकता हो। ओके सर। सर टीबी क्या किसी में भी हो सकता है या फिर जो ज़्यादा स्मोक करता है उनमें पाया जाता है? टीबी किसी में भी हो सकता है। इनफैक्ट 40 to 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में टीबी का बैक्टीरिया कभी ना कभी बॉडी में गया है, पर वो बीमारी किस में करेगा, वो 4 से 5 पेशेंट कौन है वो डिसाइड करेगा उनकी इम्यूनिटी लेवल। डेफिनेटली लो इम्यूनिटी जो पेशेंट डायबिटिक्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, उनमें टीबी का रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकर में भी ये बोलते हैं हम 3 to 8 टाइम्स टीबी का रिस्क बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पेशेंट। तो स्मोकिंग डेफिनेटली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर इन्फेक्शंस आल्सो। ओके सर। सर मैनी पीपल कंप्लेन कि वो स्मोक भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो सांस लेने की प्रॉब्लम का वजह सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं होता, और क्या क्या होता है? बिल्कुल, बेसिकली 2 चीज़ें इसमें डिटरमिन करेंगी, हमारी जेनेटिक्स और हमारा एनवायरनमेंट। जो सांस लेने की प्रॉब्लम है जिसको हम एस्थमा बोलते हैं, एस्थमा कई बार ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स में थी, मदर को थी, ब्रदर सिस्टर को है, आगे वो पास ऑन होके उस चाइल्ड को भी चली जाती है, उसको भी वो एस्थमा के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उस केस में इवन अगर वो स्मोक नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनकी जेनेटिक टेंडेंसी ऐसी हैं, एयरवेज ऐसे बन गए हैं जिनमें एलर्जिक टेंडेंसी है। बेसिकली एस्थमा इज़ एलर्जी ऑफ एयरवेज, हमारी सांस नलियों की ही एलर्जी है, जिसकी वजह से वो जेनेटिक भी हो सकती है, और जब उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो ट्रिगर होके प्रॉपर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक टेंडेंसी ऑफ एस्थमा, उसमें विदाउट स्मोकिंग पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशन, जो हम COPD बोलते हैं। COPD आजकल हम देख रहे हैं जितना स्मोकिंग से COPD हो रहा है उससे ज़्यादा पॉल्यूशन से होने लगा है। पहले हम बोलते थे कि अगर जो स्मोकिंग नहीं करी है तो ऑलमोस्ट आज से 20 साल पहले की COPD रूल आउट हो गया, बट अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई है उसमें पता लगा कि पॉल्यूशन कॉजेज मोर COPD केसेज एज कम्पेयर टू स्मोकिंग। तो पॉल्यूशन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो जो स्मोक नहीं कर रहे हैं वो ऐसे एरिया में रहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। जिन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन 24/7 चलता रहता है, बहुत सारे ऐसे जो माइनिंग वाले वर्कर्स हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें गर्दा उठता है, कॉटन फैक्ट्रीज़ हैं, सैंड फैक्ट्रीज़ हैं, सिलिका जिसमें उड़ता है, तो दे आर ऑल प्रोन टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, उसमें भी हो सकता है। बाकी कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जैसे ILD हैं, वो अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं, ऑटो इम्यून रिलेटेड लंग डिजीजेज हैं वो अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं, पर मोस्ट कॉमनली एस्थमा और COPD ही है जो कि जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट हमारा डिसाइड करता है। इवन वो नॉन स्मोकर्स में भी हो सकता है। ओके सर। सर हमने कई बार सुना है फ्लू और वायरल इन्फेक्शन, क्या ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, अलग अलग हैं? हाँ, एक्चुअली फ्लू एक वायरल तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, तो वायरल जो इन्फेक्शन करता है उसको हम फ्लू बोल देते हैं। तो बेसिकली फ्लू एंड वायरल इन्फेक्शंस मोर और लेस आर सेम। अब उसमें बहुत सारे वायरसेस जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं, एडिनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं जो फ्लू करते हैं। फ्लू बेसिकली एक वायरल इलनेस को ही हम बोल देते हैं। ओके सर। सर आजकल के बच्चों को हर दूसरे दिन कोल्ड और कफ हो जाता है, तो किसको ब्लेम करें हम, पॉल्यूशन को या जो आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल है, या दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं? दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि पॉल्यूशन की तो हम जैसे ऑलरेडी अभी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि पहले इतना पॉल्यूशन नहीं होता था। तो अब जो COPD हम बोलते थे स्मोकिंग के 20 ईयर्स बाद पेशेंट एक्सपोज होता है, तो मोस्टली 40-50 के बाद हम COPD के केसेस देखते थे। अब हम बच्चों में भी वो स्मोकिंग या पॉल्यूशन रिलेटेड हम प्रॉब्लम जल्दी देख रहे हैं। COPD के केसेस हम 30-35 की एज में भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही पॉल्यूशन को एक्सपोज्ड है। एक तो वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है सांस की प्रॉब्लम से रिलेटेड। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो लाइफस्टाइल है। जैसे मैंने बताया, जो पैकेज्ड फूड्स हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होने लगे हैं। इवन जो हेल्दी डाइट है वो भी हमारा पैकेज्ड फूड्स में आने लगा है। जो पैकेज्ड फूड्स हैं, चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें सल्फाइड होता है। सल्फाइड कॉजेज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ये एक केमिकल होता है बॉडी में जो बनता है, जो हमारे धीरे धीरे लंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो पैकेज्ड फूड्स
प्लस विटामिन सी की डेफिशिएंसी रिच फूड्स, जिसमें हम फ्राइड खाते हैं, बाहर का खाना, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें सब विटामिन सी भी लैक करता है। इसमें सल्फाइड्स और केमिकल्स तो होती हैं जो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, इनसे लंग डैमेज होता है, प्लस इसमें विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी होती है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है हमारी बॉडी में जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बॉडी ने हमारा ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है कि बॉडी अपने आप ही उसको कूल डाउन कर देता है। बट विटामिन सी जब डेफिशिएंट होगा तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी कम बनेंगे। तो डाइट, लाइफस्टाइल एंड पोल्यूशन, दिस ऑल इक्वली कंट्रीब्यूट टू लंग प्रॉब्लम्स। ओके सर। सर क्या होता है, हमें कफ हो रहा है, क्रॉनिक कफ हो रहा है, हम सोचते हैं डस्ट की वजह से हो रहा है, वही नॉर्मल पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, हम इग्नोर करते हैं। तो किस हद तक हम उसको इग्नोर कर सकते हैं और कब हमें दिखाना चाहिए डॉक्टर को, कब कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली कफ एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। किसी को भी खांसी उठती है, उसको लगता है कि मुझे, अगर वो पोस्ट वायरल है, सबसे पहले हम सिनेरियोज़ की बात करेंगे कि किस किस सिनेरियो में कफ आता है। जब किसी को मान लो पहले से कभी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं रही है, उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसको खांसी हुई, उसने नॉर्मल अपना फिजिशियन से बात करके कुछ एंटीबायोटिक लिया, कुछ कफ सिरप लिया, उसके बाद उसका कफ पहले से कम तो हो गया बट उसका कफ जा नहीं रहा है। तो अगर वो कफ 10 दिन 14 दिन से बाद भी रहता है, या फिर कोई ऐसा कफ है जो धीरे धीरे आफ्टर 5-7 डेज बढ़ता जा रहा है, तो उसको तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखवाने की नीड है। तो दैट मीन्स कि अगर कोई कफ बढ़ रहा है, या फिर हल्का कफ 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा है, या फिर कोई ऐसी खांसी जिसकी वजह से सांस में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, या फिर आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करने लग गया है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। अब दूसरा सिनेरियो इसमें ये है जिनमें जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनमें लगता है, या COPD के पेशेंट्स हैं, ILD के पेशेंट्स हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए तो एक कफ नॉर्मल ही है, कि कफ थोड़ा बहुत तो खांसी हमें रहेगी। पर अगर वो कफ आपको लगता है कि आपके पहले के मुकाबले वो बढ़ गई है, या फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ गया है, बाउट्स बढ़ गए हैं, तो डेफिनेटली उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर अगर जो सांस में दिक्कत आपकी पहले से बढ़ गई है, उस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक कफ, कि मुझे एलर्जी हो जाती है, सीज़न चेंज में एलर्जी हो जाती है, तो जो ये सीजनल कफ है, इसके लिए भी डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपका फिर एक PFT करा के देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो एलर्जिक कफ आपको डस्ट रिलेटेड कफ लग रहा है, कि वो कुछ अंडरलाइंग अस्थमा या COPD हो, जिसकी वजह से आपको हल्का हल्का धसका और वो एनवायरनमेंट चेंज होने पे, मौसम चेंज होने पे वो एग्रेवेट हो जाता हो, तो वो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है उसमें। ओके सर, हमें कुछ भी होता है, हम सबसे पहले सोचते हैं कि होम रेमेडी करें। हमें कफ हुआ, हमने जिंजर का पेस्ट बना लिया, या चाय पी ली, या स्टीम ले ली, तो क्या हम इस पे रिलाई कर सकते हैं, या हमें स्ट्रेट अवे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, अगर हल्का फुल्का कफ है तो डेफिनेटली आप, जैसे हम बोलते हैं अदरक शहद है, स्टीम है, गागल्स हैं, ये डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया, अगर आपको लग रहा है ये सब करने 2-3 दिन ट्राई करने के बाद भी आपका खांसी बढ़ता जा रहा है, या फिर सांस में प्रॉब्लम होने लगी है, फिर आपको डेफिनेटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और मेडिसिन पे स्विच करना चाहिए। ओके सर, अस्थमा क्या लाइफ लॉन्ग डिसीज है क्या, या अब ये क्योर्ड हो सकती है? अस्थमा, जैसे मैंने बताया, एक तरीके से एलर्जी है हमारे एयरवेज की। तो दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जिसको हम उसको एलर्जी को जड़ से ख़त्म कर पाएँ। जो भी हमारी मेडिसिन हैं, जो भी हमारी रेमेडीज़ हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो हमेशा जब भी हम अस्थमा की बात करते हैं, हम अस्थमा कंट्रोल की बात करते हैं, अस्थमा क्योर की बात नहीं करते हैं। क्योंकि वो बोलना गलत होगा और झूठ होगा कि मैं बोलूँ कि कोई ऐसी दवाई दुनिया में बनी है कि आप अस्थमा के लिए ये इन्हेलर या ये टैबलेट ले लो और आप ये 3 महीने लो और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। बट ऐसा ज़रूर है कि बहुत सारे अस्थमा पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सीजनल प्रॉब्लम जिनको होती है, तो उनको सिर्फ उस सीज़न में लेना है।
किसी को कुछ इन्फेक्शन से या किसी वायरल इन्फेक्शन से वो एग्रेवेट हुआ, जो कि हमने टेम्परेरी ट्रीटमेंट दिया और वो ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अस्थमा लेबल हो गया तो एक बहुत ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हम बात करेंगे लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की, या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो हमें थोड़े टाइम के लिए देना है। अस्थमा में भी ऐसा पॉसिबल है कि जिसको सिर्फ किसी चीज़ से प्रॉब्लम हुआ, हमने शॉर्ट कोर्स ऑफ इनहेलर दिया और वो ठीक हो गया, तो हम उसके बाद उसका इनहेलर बंद करके देख सकते हैं। और जो प्रॉपर एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जिनमें कॉन्टीन्यूस ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है, उसमें हम सिस्टमैटिक एस्थमा प्लान की बात करते हैं, जिसमें हम इनहेलर शुरू करते हैं, फिर एवरी 3 मंथली हमने उसको रिव्यू करना है और धीरे धीरे उसका इनहेलर का डोज कम करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे हम सोचेंगे कि हाँ, देख के डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइम पे हम इनका इनहेलर बंद करके देख सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर है कि आपकी दवाई बंद हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% कभी हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा। हो सकता है बहुत सालों के लिए वो दबा रहे, फिर आपको कुछ एनवायरनमेंट एक्सपोजर ऐसा हो या कोई इन्फेक्शन ऐसा हो जो दोबारा एग्रेवेट हो जाए, तो उस टाइम पे आप दोबारा डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, इज़ इट पॉसिबल कि लंग्स हील हो जाएं अगर कोई बहुत टाइम बाद स्मोकिंग छोड़ देता है, या फिर डैमेज परमानेंट है? देखिए, जितना डैमेज हुआ है, अगर मान लो कुछ लंग फंक्शन किसी हद तक डैमेज हुआ है, या रेडियोलॉजिकल जो हमें सीटी स्कैन या एक्सरेस पे जितना लंग डैमेज दिख रहा है वो तो उतना ही रहेगा। बट हाँ, ऐसा ज़रूर है कि स्मोकिंग सीजेशन के बाद बहुत सारे इफ़ेक्ट्स बॉडी में आते हैं, जैसे कि विदिन 12 आवर्स हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बहुत कम हो जाता है, तो जिससे मैं बता रहा था कि लेथार्जी, वीकनेस जो फील होती है वो 1 और 2 डेज़ में ही रिकवर होनी शुरू हो जाती है। 3 to 4 डेज़ बाद हमारे जो गले की इचिंग है, जो इरिटेबल कफ है, वो 5-7 डेज़ बाद कम होना शुरू हो जाता है। और बात करें बड़ी बीमारियों की, ये बोला जाता है कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्मोकिंग सीजेशन जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो 50% हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अ नॉन स्मोकर। और आफ्टर 5 ईयर्स रिस्क ऑफ स्ट्रोक इज़ एज कंपेरेबल टू अ नॉर्मल पर्सन हु डजंट स्मोक। और आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सीजेशन ऑफ स्मोकिंग जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो दोबारा नॉर्मल होके एक नॉर्मल पर्सन जितना ही हो जाता है। और जो 15 साल के बाद जो रिस्क ऑफ लंग कैंसर है वो भी बहुत हद तक मोर देन 50% कम हो जाता है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जो डैमेज हो गया कि वो रिवर्ट नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रिवर्ट होगा। जो रिस्क ऑफ कैंसर है, रिस्क ऑफ COPD है, वो भी आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से भी लोगों को मोटिवेट होना चाहिए कि मैं छोड़ूंगा तो भी मेरी लंग हेल्थ यहाँ से बेटर होगी, ओवरऑल जनरल वेलबींग भी मेरी बेटर होगी। तो इसलिए भी हमें स्मोकिंग सीजेशन के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, कभी भी देर नहीं हुई होती। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, आजकल मार्केट में काफ़ी वैक्सीन्स आ गई हैं, फ्लू की, निमोनिया की, तो क्या सभी को ये लेनी चाहिए या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट तो ऐसा नहीं है। जो फ्लू की वैक्सीन है वो तो मुझे लगता है कि हर किसी को, खासकर जो दिल्ली NCR में रहता है उसको तो हर एक को लेनी चाहिए। फ्लू वैक्सीन जो ईयरली लगती है, जिसका हर साल स्ट्रेन थोड़ा चेंज होता है तो वो मॉडिफाई करते हैं वैक्सीन को। फ्लू वैक्सीन हर एक को लेनी चाहिए। और उसमें से भी जिनको लंग्स की कुछ प्रॉब्लम है, अस्थमा, COPD या और कोई भी लंग प्रॉब्लम, और जो हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, या बच्चे 6 महीने से ऊपर, या ओल्ड एज लोग हैं मोर देन 65, उन सभी को तो ये फ्लू की वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। जहाँ तक कि हम बात करें निमोनिया की वैक्सीन की, निमोनिया की वैक्सीन अगेन जो हम 5 मेजर डिजीज़ बोलते हैं, किडनी, CKD, लीवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, कोई भी लंग की प्रॉब्लम, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो HIV पेशेंट्स हैं, या और भी पेशेंट्स जिनको स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं कुछ ऐसी बीमारियों की वजह से जिनसे उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, इन 5 ग्रुप को ज़रूर निमोनिया की वैक्सीन लेनी चाहिए। प्लस जो लोग मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज हैं उनमें भी वैक्सीन निमोनिया की लेनी चाहिए। निमोनिया की वैक्सीन भी पहले हमारे पास 2 टाइप की थी, PCV13, PCV23, जो कि 5 साल में एक बार लगती है। अभी एक और उसमें नया स्ट्रेन आया है, PCV20 भी आ गया, वो भी 5 साल में एक बार लगेगा। तो जिनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है, रिस्क ऑफ निमोनिया ज़्यादा है, या किसी चेस्ट इन्फेक्शन से किसी को कभी एडमिट होना पड़ा है, उन लोगों को निमोनिया की वैक्सीन लेनी चाहिए। ओके सर, स्लीप अपीनिया के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली खराटो स्नोरिंग से स्टार्ट होता है। ये काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया में, हर घर में दूसरा बंदा स्नोर करता है रात को। तो क्या ये डेंजरस है लॉन्ग रन में?
बिल्कुल डेंजरस है। स्लीप एपनिया की बात करें, पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि स्लीप एपनिया में होता क्या है। बेसिकली स्लीप एपनिया मतलब सोते हुए सांस रुकना। एपनिया मीन्स सांस का रुक जाना। सांस क्यों रुकती है? जब भी हम सोते हैं तो नॉर्मली भी हमारी बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स करते हैं। तो जिन पेशेंट्स में जिनमें वेट ज़्यादा होता है, सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, या फिर नेक के अराउंड ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है, तो उनमें वो रास्ता थोड़ा और दब जाता है। जब हम सीधा लेटते हैं, सोते हैं, तो वो सांस का रास्ता ज़्यादा दबता है। तो तंग रास्ते से जब हवा जाती है तो खराटे बनते हैं। तो जिसको ज़्यादा खराटे आते हैं, इसका मतलब उसका रास्ता ज़्यादा दब रहा है। तो एक स्टेज उसमें ऐसी आती है कि जब सांस का रास्ता इतना दब जाता है कि वो पूरा एयर फ्लो जो है लंग्स में नहीं जा पाता, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट सीजेशन ऑफ एयर फ्लो, दैट इज़ एपनिया। तो उस केस में जब लंग्स को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बॉडी के हमारे हार्ट को, ब्रेन को, उन सब को भी ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो ब्रेन बार बार सिग्नल देता है कि वो जाग जाए पेशेंट। तो गहरी नींद में वो पेशेंट जा ही नहीं पाता है, बार बार स्लीप ब्रेक होगा। किसी किसी को तो आप बात करेंगे उन पेशेंट्स को, कहेगा हमें एकदम से चोकिंग होकर हमारी जाग खुल जाती है। तो अगर जो ऐसा हो रहा है तो वो तो बहुत ही एक सीवियर स्टेज है। नहीं तो यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में वो डीप स्लीप में नहीं जा पाएंगे, जिसको हम रेम स्लीप बोलते हैं। तो उस स्लीप को पूरा करने के लिए अगले दिन पेशेंट को बार बार नींद आएगी, वो खाली बैठे बैठे सो जाएगा। खाली बैठे हैं तो एकदम से झपकी आ गई। इनफैक्ट लेटेस्ट स्टेजेस में तो पेशेंट्स को जो बहुत सीवियर होता है, ड्राइविंग करते हुए भी नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स एज ऑन लाइफस्टाइल भी पड़ता है। प्लस इसका जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रात को हुई है, वो ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। बीपी, जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनमें अनकंट्रोल्ड बीपी को करता है। प्लस जब रेम स्लीप, डीप स्लीप नहीं आ पाती है तो नेक्स्ट डे जो डीफॉगिंग बोलते हैं, उसको फॉगिंग ऑफ मेमोरी, तो उनको बार बार चीज़ें भूलने लगती हैं। प्लस जो कंसंट्रेशन में जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। तो ये सारे टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। प्लस हार्ट पे, लंग्स पे भी उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और इनफैक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, अस्थमा लाइक कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। सर कुछ लोग क्या करते हैं, सर्जरी करा लेते हैं कि अब से खराटे नहीं आएंगे, पर फिर भी उन्हें आते हैं। बेसिकली जो खराटों का जो इलाज है वो दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं कि इसमें या तो एक सीपैप डिवाइस होती है, जो कि एक डिवाइस है जो प्रेशर से हवा फेंकती है, जिससे हमारा रास्ता खुला रहता है। तो वो रात को सोते हुए लगाएंगे तो रास्ता खुला रहेगा, तो वो स्लीप एपनिया, बहुत ही सिंपल डिवाइस है, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो लगाते हैं। जहाँ तक की बात करें हम सर्जरी की, सर्जरी उन पेशेंट्स में फ़ायदेमंद होती है जिसमें माइल्ड स्लीप एपनिया होता है और उनमें कुछ एनाटॉमिकल ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिसको हम सर्जिकली करेक्ट कर सकें। जैसे कि जिसको हम बोलते हैं कि टंग, जो पीछे वाला पार्ट है, बेस ऑफ टंग, वो बहुत लार्ज है। कुछ मैंडिबल ऐसे हैं, जो हमारा पैलेट है पीछे, टंग के पीछे जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, उसमें फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, टॉन्सिल्स बहुत पीछे बढ़े हुए हैं। तो उन पेशेंट्स में वो हेल्प करेगा जिनमें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक डॉक्टर इवेल्युएट करेंगे कि आपको उससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। फिर भी जो सीवियर केसेस हैं वो इतना ज़रूर हो जाएगा सर्जरी के बाद कि सीवियर से मॉडरेट आ जाए, और वो भी सिर्फ वही केसेस होंगे जिनमें ये सब प्रॉब्लम है। बहुत सारे मैं देखता हूँ पेशेंट सिर्फ सर्जरी करा के आ गए हैं कि हमें अब खराटे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो आपके अंदर वो एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स नहीं है, बेस ऑफ टंग लार्ज नहीं है, पैलेट बड़ा नहीं है, पीछे फेरिंग्स में वो ऐसी कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो उनमें सर्जरी से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो सबसे कारगर और सबसे आसान इसका इलाज है वो सीपैप ही है। रात को सोते वो मशीन लगानी है जो प्रेशर से हवा देगी, जिससे रास्ता खुला रहेगा। सिर्फ वही एक वो है, बाकी और भी कुछ आजकल न्यू मोडालिटीज़ आ गई हैं, कुछ मैंडिबल डिवाइसेस आ गए हैं, और भी कुछ डिवाइसेस हैं जो नाक को बोलते हैं, खोल के रखते हैं। वो सब उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। नेचुरली वेट रिडक्शन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। आप ये बोलते हैं कि आपको कम से कम अपना 15 से 20% वेट रिड्यूस करना है। कोई 100 kg का है तो उसको एटलीस्ट 75 to 80 kg तक अपना वेट लेके आना है, तब वो फैट डिपोजिशन यहाँ से कम होगा, तब वो स्लीप एपनिया से बच सकते हैं। बाकी क्योंकि हेल्दी लोग जो हाँ बिल्कुल, जो ज़्यादातर हेल्दी लोगों में है। पतले लोगों में जिनमें एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया, उन सब में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बट मोर देन 90% ये ज़्यादातर ओबीज लोगों में ही हमें देखने को मिलता है। ओके सर। सर, व्हाट्स वन थिंग यू विश एवरी यंगस्टर नो बिफोर दे पिक अप सिगरेट एंड वेप? बेसिकली दे शुड नो अबाउट द फिगर्स। जो लास्ट फिगर था उसे यही है कि जो स्मोकिंग रिलेटेड डेथ्स हैं, दैट इज़ 40 लाख पर ईयर।
40 लाख पर ईयर, और वो फिगर 2019 का है, और अब तो वो तो अब तक तो बहुत बढ़ गया होगा वो. प्लस रिस्क ऑफ लंग कैंसर increases to 20 to 30 times as compared to a non-smoker. Risk of COPD is almost more than 50% as compared to a non-smoker. तो COPD का, लंग कैंसर का, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, ये सभी का रिस्क मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है इन अ स्मोकर एज कम्पेयर टू अ नॉन स्मोकर. तो उनको अगर ये फिगर्स पता चलेंगे और उनको जब पता लगेगा दिस इज़ नॉट कूल, लाइफ में लेटर ऑन लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम करने वाला है, तो डेफिनेटली दे विल नॉट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्मोकिंग. सर आपके पास तो काफ़ी पेशेंट आते होंगे रिलेटेड टू दिस, तो आपने किसी की जर्नी देखी है जो स्मोकिंग करते थे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे और अब उन्होंने छोड़ दिया? या बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि वो खुद ही बोलते हैं 5-7 डेज़ बाद ही कि सर हमें बहुत ही अभी अपनी हेल्थ पे हमें बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं. प्लस जो उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, जो क्रॉनिक COPD के पेशेंट्स थे, उनमें भी स्मोकिंग सीजेशन के बाद हमने देखा है रिस्क ऑफ एक्सरसर्बेशंस, जो हॉस्पिटल में बार बार उनको एडमिट होना पड़ता था, तो रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो जाता है. और जो उसकी मॉर्बिडिटी है जो COPD पेशेंट्स की, जिनमें सांस उनका लेथार्जी, वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनकी नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स बहुत रिड्यूस हो गई है, जबकि OPD विजिट्स बहुत रिड्यूस हो गई हैं. जस्ट वो अपनी नॉर्मल दवाई लेते रहते हैं और वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं इस टाइम पे. सर आप 3 गोल्डन रूल्स सभी को क्या बताना चाहोगे टू कीप आवर लंग्स हेल्दी? बिल्कुल, सबसे पहले ईट हेल्दी, जिसमें लेस पैकेज फूड्स, विटामिन C रिच डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर एक्सरसाइज, जिसमें हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अनुलोम विलोम, ये सब योगा हमें प्रैक्टिस करनी है. एंड थर्ड थिंग इज़ कि अवॉइडेंस ऑफ एक्सपोजर में पॉल्यूशन एंड स्मोकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. तो इन 3 चीज़ों को अगर हम करें तो हम अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं. और कोई लास्ट मैसेज सबके लिए? सबके लिए लास्ट मैसेज यही है कि आई नो कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, स्मोकिंग कूल दिखने लगी है, तो रिस्क ऑफ जो पीयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. बट इन सब को छोड़ के आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है. और जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग छोड़ना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है, वो आप बहुत ही आसानी से फैमिली के मेडिकल सपोर्ट से बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं. बट अपना विल सबसे इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस. मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत वैल्यू ऐड करी हमारे पॉडकास्ट में. थैंक यू फॉर कॉलिंग. To all our lovely listeners, this is it for today. This was Kanishka Khanduri signing off. Remember, your health is your greatest wealth. Stay safe, stay healthy. See you in the next episode. Thank you.